रोटी ले आऊं? काशी ने आवाज को थोड़ा सहेज कर पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मनोरमा ने मुलायम स्वर में कहा, जिससे काशी को विश्वास हो जाए कि अब वह बिल्कुल नाराज नहीं है। जब भूख लगेगी मैं खुद निकाल कर खा लूंगी। तू जाकर अपने यहाँ का काम देख ले। अयोध्या आने वाला ही होगा, आखिरी बस 9 बजे पहुंचती है। काशी चली गई तो भी मनोरमा खंबे को पकड़े हुए काफी देर तक खड़ी रही। हवा तेज हो गई थी। उसे अपने मन में बेचैनी महसूस होने लगी। उसे वे दिन याद आए जब ब्याह के बाद वह और सुशील साथ साथ पहाड़ों पर घूमा करते थे। सुशील उसका हाथ भी छू लेता तो शरीर में एक तूफान उठ जाता। उन दिनों लगता था कि इसके सामने दुनिया की हर चीज छोटी है। रोआ रोआ उस तूफान में बह चलता था। देवदार के जंगलों की सारी सरसराहट जैसे शरीर में भर जाती और लगता था वह खुद भी कुछ पलों में उसी तरह लहलहा उठेगी। घनिष्ठता के अन्यतम क्षणों के बाद जब सुशील उससे दूर हटने लगता तो वह उसे और भी निकट कर लेना चाहती थी। वह कल्पना में अपने को एक छोटे से बच्चे को उठाए हुए देखती और पुलकित हो उठती। उसे आश्चर्य होता कि क्या सचमुच एक हिलती डुलती काया उसके शरीर के अंदर से जन्म ले सकती है। एक बार उसने सुशील से कहा था कि वह इस आश्चर्य को अपने अंदर अनुभव करके देखना चाहती है, परंतु सुशील इसके हक में नहीं था। वह नहीं चाहता था कि अभी कुछ वर्ष वे एक बच्चे को घर में आने दे। उससे एक तो उसके फिगर के खराब हो जाने का डर था, फिर उसकी नौकरी का भी सवाल था। सुशील नहीं चाहता था कि वह अपनी लगी हुई नौकरी छोड़कर बस घर गृहस्थी के काम लायक ही रहे। साल 6 महीने में उसे अपनी बहन उम्मी का ब्याह करना था। उसके 2 छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन दिनों उनके लिए एक एक पैसे की कीमत थी। वह कम से कम 5 साल एहतियात से चलना चाहता था। हजार चाहते हुए भी सुशील के सामने हट नहीं कर सकी, मगर जब कभी सुशील के हाथ उसके शरीर को सहला रहे होते तो जैसे एक अज्ञात शिशु उसकी बाहों में आने के लिए मचलने लगता। वह जैसे उसकी किलकारियां सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव करती। ऐसे क्षणों में कई बार सुशील का चेहरा उसके बच्चे का चेहरा बन जाता और वह उसे अच्छी तरह सटा लेती। उसका मन होता उसे थपथपाए और लोरियां दे। सुशील की चिट्ठी आए इस बार बहुत दिन हो गए थे। उसने उसे लिखा भी था कि वह जल्दी जवाब दिया करे, क्योंकि उसका पत्र न आने से उसके लिए अपना अकेलापन असह्य हो जाता था। वह कई दिनों से सोच रही थी कि सुशील को दूसरा पत्र लिखे, मगर अभिमान उसे रोकता था। क्यों सुशील को इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि उसे कुछ पंक्तियां लिख दें। हवा का तेज झोंका आया। देवदारों की सरसराहट घाटियां पार करती हुई दूर के आकाश में जाकर खो गई। सामने की पहाड़ी के साथ साथ रोशनी के 2 दायरे रेंगते हुए आ रहे थे। संभवतः पठानकोट से आखिरी बस आ रही थी। चांदनी में गेट की मोटी सलाखें चमक रही थी। हवा थक के दे देकर जैसे गेट का ताला तोड़ देना चाहती थी। मनोरमा ने एक लंबी सांस ली और अंदर को चल दी। उसे महसूस हुआ कि वह बहुत अकेली है। अगली शाम को मनोरमा घूम कर लौटी तो कंपाउंड में दाखिल होते ही ठिठक गई। काशी के क्वार्टर में बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अयोध्या जोर जोर से गाली दे रहा था और काशी को पीट रहा था। काशी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। मनोरमा गुस्से से बन उठी। कमेटी के नियम के मुताबिक किसी मर्द को स्कूल की 4 दीवारी में रात को ठहरने की इजाजत नहीं थी। उसने खास रियायत करके उसे वहां ठहरने की इजाजत दे दी थी, और वह आदमी था कि वहां इस तरह की हरकत कर रहा था। मनोरमा का ध्यान काशी को पढ़ती हुई मार की तरफ नहीं गया, इसी तरफ गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें स्कूल की बदनामी है, और स्कूल की बदनामी का मतलब उसकी बदनामी। वह तेजी से अपने क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ गई। खट 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 उसके सैंडल लकड़ी के जीने पर आवाज कर उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काशी को बुलाकर कहे क्या अयोध्या को फौरन वहां से भेज दे, या अयोध्या को बुलाकर डांट दे और कह दे कि वह सुबह होने तक वहां से चला जाए। बरामदे में पैर रखते ही उसने देखा कि कुंती एक कोने में सहमी सी बैठी है और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देख रही है।
जैसे उसकी माँ को पड़ती हुई मार की चोट कुछ हद तक उसे भी लग रही थी। मनोरमा सोच नहीं सकी कि वह उस समय उसके क्वार्टर में क्यों बैठी है। क्या बात है? उसने अपना गुस्सा दबाए हुए पूछा। माँ ने कहा था कि आपको रोटी खिला दूं। कुंती उसकी तरफ इस तरह डरी हुई आंखों से देखने लगी जैसे उसे ख्याल हो कि बहन जी अभी उसे बांह से पकड़कर पीटने लगेंगी। तू रोटी खिलाएगी? कुंती ने उसी डरे हुए भाव से सिर हिलाया। तुम्हारे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? मनोरमा ने ऐसे पूछा जैसे जो हो रहा है कुंती भी उसके लिए उत्तरदायी हो। कुंती के होंठ फड़कने लगे और 2 बूंद आंखों से नीचे बह आई। वह किस बात पर तेरी माँ को पीट रहा है? मनोरमा ने फिर पूछा। कुंती ने कमीज से आंखें पोंछी और अपनी रुलाई दबाते हुई बोली, उसने माँ के ट्रंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। माँ ने उसका हाथ रोका तो उसे पीटने लगा। इस आदमी का दिमाग खराब है। मनोरमा गुस्से से भड़क उठी। अभी निकाल कर यहाँ से बाहर करूंगी तो होश दुरुस्त हो जाएगा। कुंती कुछ देर सुबकती रही, फिर बोली, वह कहता है कि माँ ने ठेकेदारों से अलग से पैसे ले लेकर अपने पास जमा किए हैं। इस बार उसने 200 में ठेका दिया है। माँ के पास अपने 70 रुपये थे, वे सब भी उसने ले लिए हैं। कुंती के भाव में कुछ ऐसी दयनीयता थी कि मनोरमा ने उसके मैले कपड़ों की चिंता किए बिना उसे अपने से सटा लिया। रोती क्यों है? उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। मैं अभी उससे तेरी माँ के रुपये ले दूंगी, चल अंदर। रसोई घर में जाकर मनोरमा ने खुद कुंती का मुंह धो दिया और मोढ़ा लेकर बैठ गई। कुंती ने थाली में रोटी रख दी तो वह चुपचाप खाने लगी। वही खाना काशी ने बनाया होता तो वह गुस्से से चिल्ला उठती। सब चपातियों की सूरतें अलग अलग थी और वे आधी कच्ची और आधी जली हुई थीं। दाल के दाने पानी से अलग थे, मगर उस समय वह मशीनी ढंग से रोटी के कौर तोड़ती और दाल में भिगोकर निगलती रही, उसी तरह जैसे रोज दफ्तर में बैठकर कागजों पर दस्तखत करती थी या अध्यापिकाओं की शिकायतें सुनकर उन्हें जवाब दिया करती थी। कुंती ने बिना पूछे एक और रोटी उसकी थाली में डाल दी तो वह चौंक गई। नहीं और नहीं कहते हुए उसने इस तरह हाथ बढ़ा दिया जैसे रोटी अभी थाली में पहुंची ना हो। फिर अनमने भाव से छोटे छोटे कौर तोड़ने लगी। नीचे शोर बंद हो गया। कुछ देर बाद गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अंदाजा लगाया कि अयोध्या कहीं बाहर जा रहा है। कुंती रोटी वाला डब्बा बंद कर रही थी। वह उससे बोली, नीचे जाकर माँ से कह देना कि गेट को वक्त से ताला लगा दे, रात भर गेट खुला ही न रहे। कुंती चुपचाप सिर हिलाकर काम करती रही। और कहना कि अभी ऊपर हो आए। उसका स्वर फिर रूखा हो गया था। कुंती ने एक बार इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे वह उसकी किताब का एक मुश्किल सबक हो जो बहुत कोशिश करके भी समझ में ना आता हो। फिर सिर हिलाकर काम में लग गई। रात को काफी देर तक काशी मनोरमा के पास बैठी रही। उसे इस बात की उतनी शिकायत नहीं थी कि अयोध्या ने उसके ट्रंक से उसके रुपये निकाल दिए। ज्यादा शिकायत उसे इस बात की थी कि अयोध्या 3 बरस बाद आया तो भी बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। वह बताती रही कि उसकी सौत ने किसी संत से वशीकरण ले रखा है, तभी अयोध्या उसकी कोई बात नहीं टालता। वह जिस ज्योतिषी से पूछने गई थी उसने उसे बताया था कि अभी 7 साल तक वह वशीकरण नहीं टूट सकता, मगर उसने यह भी कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसकी सौत के बच्चे उसके बच्चों का जूठा खाएंगे और उनके उतरे हुए कपड़े पहनेंगे। वह उसी दिन की आस लगाए हुए जी रही थी। मनोरमा उसकी बातें सुनती हुई भी नहीं सुन रही थी। उसकी चिट्ठी गए महीने के करीब हो गया, मगर सुशील ने जवाब नहीं दिया। उसके बालों की एक लट उड़कर माथे पर आ गई थी। वह हल्का हल्का स्पर्श शरीर में विचित्र सी सिहरन भर रहा था। कुछ क्षणों के लिए तो वह भूल गई कि काशी उसके सामने बैठी है और बातें कर रही है। माथे की लट हिलती तो उसे लगता कि एक बच्चे के कोमल रोयों को छू रही है। उसे उन दिनों की याद आई जब सुशील की उंगलियां देर देर तक उसके सिर के कोमल बालों से खेलती रहती थी और बार बार उसके ओठ उसके शरीर को हर धड़कते हुए भाग पर झुक जाते।
इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में न जाने क्यों इतने दिन लगा दिए थे। हर रोज डाक में कितनी कितनी चिट्ठियां आती थी, मगर सारी डाक हेडमिस्ट्रेस के नाम की ही होती थी। कई दिनों से मनोरमा सचदेव के नाम से कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी।